नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त सी हो चली है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं, उनका भारतेंदु नाट्य अकादमी से एक विशिष्ट संबंध रहा है। आप बीएनए के भूतपूर्व छात्र तो रहे ही हैं, साथ ही आप बीएनए के भूतपूर्व निदेशक भी रहे हैं। आप एक कुशल लेखक, अभिनेता और निर्देशक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पुनीत अस्थाना जी की। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार तृप्ति जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप, जो कि हमारे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, उन्होंने आज इस प्रोग्राम का आगाज किया, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। सर, मेरा भी सौभाग्य कि मेरी अकादमी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने गुरु का साक्षात्कार ले सकूं, ये अवसर मुझे प्रदान किया। थैंक यू सर। सर, आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल अपने घर पर होगा। जी हाँ, ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार बहुत सुरक्षित रहा है। और हालांकि गोमती नगर में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ था और मेरी कॉलोनी में बहुत फैला, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोग सब सुरक्षित हैं और आशा करते हैं आप सब लोग भी बहुत सब परिवार सुरक्षित होंगे। सर, हम सभी को बताएं कि किस तरह एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र की रंगमंच की शुरुआत हुई। मेरे रंग यात्रा की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी, 1960 के दशक में। उस समय 1965-66 में मैं हाई स्कूल में हुआ करता था और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं सीतापुर जाया करता था। वहाँ मेरी बुआ जी का मकान था, बहुत हवेली नुमा टाइप का बड़ा मकान था और गर्मियों की छुट्टियों में हमारे खानदान के और लोग भी सब वहाँ पे आ जाया करते थे और फिर हम सब कजिन्स भाई बहन मिलकर के खूब धमा चौकड़ी करते थे, खूब हंगामा करते थे। लेकिन 4-5 रोज बाद ही वो बोरियत शुरू हो जाती थी कि क्या नया करें, कुछ वही रोज करते करते बोर हो जाते थे। तब एक दिन हमारे भाई साहब ने हम लोग को सजेस्ट किया कि क्यों ना ऐसा करें कि हमारे घर के सामने जो मैदान है उसमें कोई कार्यक्रम किया जाए जिसमें कि नृत्य, संगीत और नाटक वगैरह हो। हम सभी को ये चीज बहुत अच्छी लगी, खुश हो गए हम लोग और हम सब ने मिलकर के वहां पे तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उसमें जुड़ने लगे और इस तरह से हर साल हम लोग वहां पे नाटक करते थे। चूंकि मैं सबका चहेता था, इसलिए मुझे काफी महत्वपूर्ण रोल भी मिला करते थे और उसे सबने सराहा भी बहुत। सर, इसके बाद बीएनए तक की यात्रा कैसे रही? कैसे बीएनए के बारे में मालूम चला और कैसे बीएनए से जुड़े? इस बीच में कुछ थोड़ी सी दिक्कत मेरे साथ आई, मेरे परिवार के साथ। एक्चुअली मेरे पिताजी डॉक्टर दवाई लाल अस्थाना जी और मेरी मदर शांति देवी अस्थाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे फादर तो काफी समय तक जेल में भी रहे थे और जेल में रहने के दौरान ही उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और उसके बाद जब वो बाहर निकल करके आए जेल से, तो ना हमारे पास कोई मकान था, ना कोई धन संपत्ति, बिल्कुल बुरी हालत हो गई थी। ऐसी हालत में एक स्वयंसेवी संस्था में एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया और थोड़े से मानदेय में किसी तरह घर चल रहा था। तो इस हालत को देखते हुए कुछ कर पाना थिएटर में संभव नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एक और दुर्घटना हमारे साथ हुई कि हमारे फादर को बहुत सीवियर मासिव हार्ट अटैक हुआ। उसकी वजह से वो आगे काम करने की स्थिति में भी नहीं रहे। तो ऐसी हालत में मुझको अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म करके कुछ काम धंधा शुरू करने की जरूरत पड़ी। तो मैंने, आपको ताज्जुब होगा,
मैंने स्कूटर रिपेयरिंग का काम सीखा, और स्कूटर रिपेयरिंग का काम सीख करके मैंने वहीं घर में ही एक स्कूटर रिपेयरिंग की शॉप खोली, और काफी समय तक मैंने उसको चला करके घर को सपोर्ट करने की कोशिश की। 70 के दशक में मुझे पीडब्ल्यूडी में नौकरी मिल गई, क्लरिकल जॉब मिल गया था। उसके बाद से एक आर्थिक संबल मिलने की वजह से जो इतने दिनों तक अंदर दबी हुई थिएटर की भूख थी, वो फिर से जागृत होना शुरू हुई। और उस नौकरी का मुझे फायदा ये हुआ कि वहां रहते हुए मैंने अपने बीए एमए की पढ़ाई भी पूरी की, डीपीए किया मैंने, और साथ ही साथ थिएटर का काम भी शुरू किया। शुरुआत में मोहल्ले में जो छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं उनके साथ मैंने काम किया, लेकिन उनके अधकचरे काम को देख करके मन को संतोष नहीं हो रहा था। तभी 1976 में 75-76 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। नहीं, अकादमी नहीं थी उस समय, वो भारतेंदु नाट्य केंद्र था, और पद्मश्री राज बिसारिया साहब ने उसकी स्थापना की थी, और इसके अध्यक्ष थे अमृतलाल नागर जी। तो अमृतलाल नागर जी मेरे पिताजी के मित्र थे और मेरे शौक से परिचित थे। तो उन्होंने मुझे राज साहब के पास भेजा, कहने तुम वहां जाओ और वहां जाके प्रॉपर ट्रेनिंग लो। तो इस तरह से मैं राज साहब के पास आ गया और मैंने वहां पे ट्रेनिंग लेना शुरू की, और यहीं से मेरे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल काम की शुरुआत हुई। आज तो मैं उस समय की स्थिति के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। आज तो भारतेंदु नाट्य अकादमी के पास अपना एक शानदार भवन है, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल भी है, दो ऑडिटोरियम भी हैं, काफी रिच लाइब्रेरी भी है। पर जब भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना हुई थी, उस समय हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय राज साहब के और हेमंत भाटिया साहब के, और कोई चीज हमारे पास किसी तरह की उपलब्ध नहीं थी। उस समय रविंद्रालय जो था वो लखनऊ की गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। उस समय राय उमानाथ बली और दूसरे ऑडिटोरियम वगैरह नहीं बने थे। तो वहां पे रहते हुए हमने मिनी रविंद्रालय वहां पे है, 2 हॉल है, आप जानती होंगी रविंद्रालय में, एक बड़ा हॉल 777 की कैपेसिटी का और एक 111 की कैपेसिटी का बाल रविंद्रालय, जो मिनी रविंद्रालय के नाम से ज्यादा मशहूर था। तो वहाँ जो मैनेजर थे रविंद्रालय के, प्रमोद टंडन जी, वो राज साहब को बहुत मानते थे। तो राज साहब के कहने पर उन्होंने कहा कि देखिए हम 30 रुपए रोज पे ये रिहर्सल के लिए देते हैं, लेकिन शो के लिए ज्यादा उसके चार्जेस होते थे। तो जिस दिन शो नहीं होगा उस दिन तो आपको ये जगह मिल जाएगी, लेकिन जिस दिन शो होगा तो आपको ये जगह उपलब्ध हॉल नहीं हो पाया। बहरहाल वहाँ उस मिनी रविंद्रालय में हम लोग की क्लासेस शुरू हुई, लेकिन महीने में कई बार ऐसा होता था कि उनकी बुकिंग होती थी और फिर हमको वहां से निकल के बाहर आना पड़ता था। ऐसी हालत में हम लोग की खाना बदोश वाली जिंदगी थी। कभी रविंद्रालय के सामने जो लॉन था वहां चले जाते थे, वहां राज साहब बैठ के लॉन में खुले आसमान के नीचे हम लोग की क्लासेस लेते थे। कभी वहां पे रविंद्रालय में जो ऊपर बालकनी है उसकी बैक साइड में एक लॉबी है, वहां बैठ करके हम लोग क्लासेस किया करते थे। उस तरफ ऊपर बालकनी का टॉयलेट हुआ करता था, तो टॉयलेट के सामने बैठ करके हम लोग ने क्लासेस अटेंड की हैं। टंडन जी का ये एक हम लोग को कृपा थी कि उन्होंने बैल्कनी का उस साइड का दरवाजा लॉक करवा दिया था ताकि लोग उधर ना आए और हम लोग भी बदबू से बचे रहे टॉयलेट की। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि वहाँ केवल राज साहब ने ही कई क्लासेस नहीं ली, बल्कि हिंदुस्तान के जाने माने नाट्य निर्देशकों और समीक्षकों ने भी वहाँ पे तमाम विभूतियां वहाँ पे आई, उन्होंने क्लासेस वहाँ पर ली। लेकिन एक फायदा भी हुआ हमको रविंद्रालय में काम करने का, वो ये कि चूंकि कॉरिडोर से दोनों छोटी सी कॉरिडोर से दोनों हॉल जुड़े हुए थे, इसलिए जब वहाँ पे शोज होते थे तो हम लोग ब्रेक में जाकर के बड़े रविंद्रालय में चले आते थे और शो देखा करते थे। कभी कभी वहाँ शो देखते देखते लेट भी हो जाते थे, तो वापस आने पर राज साहब की बड़ी झाड़ भी पड़ती थी। और हम ही लोगों को नहीं, हम लोग के साथ विश्वनाथ मिश्रा जी का आप जानते होंगे, बहुत बुजुर्ग एक्टर हुआ करते थे, तो वो तक जो थे राज साहब उनको भी डांटते थे, पंडित जी आप भी,
लेकिन उससे हमको बहुत फायदा ये हुआ कि हमने वहाँ प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा संभव नहीं था, तो स्टेज पे, बड़े रविंद्रालय के स्टेज पे हमने लोगों के प्रोडक्शन देख देख करके जो राज साहब यहाँ पे बताते थे उसको वहां जाके समझने की कोशिश करते थे, और तमाम प्रैक्टिकल चीजें हम लोग ने वहाँ स्टेज पे समझी। जब पीछे वहाँ पे लॉबी में क्लासेस होती थी, तो जिस दिन नाटक वगैरह होते थे उस दिन तो ठीक ठाक काम चल जाता था। जिस दिन म्यूजिक और डांस का प्रोग्राम होता था तो काफी आवाजें आती थी, तो काफी मुश्किल होता था। और जिस दिन वेस्टर्न म्यूजिक की क्लासेस होती थी, ओह, उस दिन तो क्लासेस सस्पेंड करनी पड़ती थी और कोई चारा नहीं हुआ करता था। यूं तो उस समय वहाँ पे हमारे साथ जो क्लासमेट्स थे 20-25 लोग थे। उसमें खास तौर से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो कि सभी लोग जानते हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, पीडी वर्मा जी, सूरमोहन कुलश्रेष्ठ, ऋषि वैश्य जी, मीनू राठौर वगैरह, ये हम लोगों के साथ में थे। उस समय लखनऊ के चर्चित नाम हुआ करते थे। मैं उन दिनों की एक बहुत खास घटना है वो उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जो कि जी बिल्कुल। जो मैंने मंत्र की तरह से अपने साथ जोड़ी थी। एक बार ऐसा हुआ कि उत्पल दत्त जी और हंगल जी समेत कई और थिएटर के नामी लोग लखनऊ में थिएटर देखना चाहते थे, तो उनको सजेस्ट किया कि राज साहब का प्रोडक्शन देख लीजिए। तो राज साहब ने स्टूडेंट के साथ 2 प्रोडक्शन तैयार किए। एक था शायद मोहन राकेश का, और दूसरा भी मोहन राकेश का बहुत बड़ा सवाल। इन लोगों ने देखा, देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया देने में उत्पल दत्त जी ने कहा कि भाई मुझे बहुत बड़ा सवाल में तो बड़ा मजा आया, कॉमेडी प्ले था वो। कि शायद में मैं बोर हो गया। तो उस समय जो उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे एक्टर, तो उनको शायद थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने उनसे आउटराइट पूछा कि ये तो जिंदगी की बोरियत का नाटक ही है, तो इसमें उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। उत्पल दत्त जी ने जो चीज कही थी वो मैं आपको सुना रहा हूँ, और बहुत प्यारी बात कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि कथानक की बोर्डम चरित्र में दिखनी चाहिए, लेकिन वो बोर्डम एक्टर पे हावी नहीं होनी चाहिए। चरित्र ओके। एक्टर पे हावी नहीं होनी चाहिए। एक्टर को अपनी एक्टिंग इतनी जीवंतता के साथ करनी चाहिए कि दर्शक का इंटरेस्ट उसकी बोर्डम में भी क्रिएट हो। तो अगर वो ओढ़ लेगा एक्टर अपने ऊपर वो बोर्डम, तो वो फिर उसके अंदर लाइफ नहीं डाल सकता। और इस चीज को मैंने अपने साथ गुरु मंत्र की तरह से रखा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज बताता हूँ। वहाँ बीएनए से निकलने के बाद राज साहब की अपनी एक संस्था लखनऊ में बहुत पुरानी और काफी प्रतिष्ठित संस्था है, टॉ, जिसका कि पूरा नाम थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप है। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और वहाँ तकरीबन 15 साल तक मैं रहा। और वहाँ पे चाहे रिहर्सल हो या ना हो, हम रोज शाम को वहाँ पे जाया करते थे और उनके साथ बैठ के घंटों बातें किया करते थे। अक्सर ऋषि वैश्य जी और जुगल किशोर जी, ये लोग भी वहाँ पे आ जाया करते थे और हम लोग काफी राज साहब से बात करते थे। तो मुझे अकादमी से उस समय केंद्र से इतनी चीजें नहीं मिली जितनी मुझे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राज साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एक जी एनसाइक्लोपीडिया है। जी। तो उस समय शाम को बहुत सहज मूड में बड़े आराम से तमाम चीजें बताते थे। और उस समय मुझे पूरा सागर में तैरने का मौका मिला। इतना मुझे उस समय ज्ञान हुआ कि मुझे कहीं इतना किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं आज भी कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो राज साहब की ही देन है, उन्हीं का गढ़ा हुआ हूँ। बहुत बड़ी बात। जी। 1990 में मैंने अपनी एक संस्था भारतीयम की स्थापना की। यूं तो मैंने नाट्य निर्देशन 1980 से आरंभ कर दिया था और टॉ में भी मैंने कई नाटकों का निर्देशन किया था। लेकिन भारतीयम के लिए मैंने पहला नाटक संध्या छाया निर्देशित किया था। अच्छा। और इसमें मुख्य भूमिकाओं में एक तो आपकी टीचर चित्रा मोहनी थी अच्छा। और दूसरे चंद्रमोहन। इन्होंने पति पत्नी, रियल लाइफ में भी पति पत्नी थे और उसमें भी पति पत्नी का इन्होंने भूमिका निभाई थी। वो नाटक गंभीर नाटक है, बहुत अच्छा
जा रहा था और पूरे हॉल में बहुत वाइटली लोग उसको पूरा देख रहे थे। देखते देखते उसका स्टोरी तो आप लोग को मालूम ही है कि एक बूढ़े माँ बाप इसलिए आखिर में सुसाइड करने लगते हैं कि उनका अमेरिका से बहुत दिनों बाद आया लड़का उनकी अंतिम संस्कार कर सके ताकि उन्हें सदगति मिल सके। तो वो स्लीपिंग पिल्स खा करके सुसाइड कर लेते। वो नाटक की प्रभाविकता कुछ ऐसी बन पड़ी, दोनों बहुत अच्छे एक्टर भी थे और कुछ जोश था हम लोगों का कि बहुत अच्छा वो प्रस्तुति बन सकी और पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस में था। और जैसे ही उन्होंने सुसाइड किया, लखनऊ के बहुत वरिष्ठ और बुजुर्ग एक्टर, आपने नाम सुना होगा हल्लो भैया, हरि कृष्ण अरोड़ा, हल्लो भैया, तो वो एकदम से इतना देखते देखते इन्वॉल्व हो गए, एकदम हॉल में बैठे बैठे चीख पड़े, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, और चीखते हुए वो बाहर निकल गए हॉल से। माय गॉड। तो मुझे लगा कि इतना प्रभाविकता हो सकती है, कोई आम आदमी करता तो समझ में आता था, लेकिन एक एक्टर जो कि जानता है कि एक्टिंग हो रही है, वो इतना प्रभावित हो उससे। मैं कह सकता हूँ कि किसी अकादमी अवार्ड से वो मेरे लिए कम नहीं था। सर, जब आप बीएनए के डायरेक्टर बन गए तब क्या चेंजेस आए? जब आप एज ए स्टूडेंट थे और जब डायरेक्टर बन के बीएनए आए तो किस तरह का काम हुआ, किस तरह का काम में बदलाव आया, कुछ उसके बारे में बताएं। सबसे बड़ी बात तो हमारे समय में, जैसे मैंने बताया था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी और हम लोगों के लिए उपलब्धता के नाम पे केवल राज साहब थे और हेमंत भाटिया साहब थे। लेकिन हमारे समय तक फिर टीचर्स फैकल्टी जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और हर सब्जेक्ट के लिए, एक्टिंग के लिए, स्टेज क्राफ्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए, सबके लिए अलग अलग टीचर्स उपलब्ध होने लगे, जिससे काफ़ी सिस्टमेटिक किस्म की पढ़ाई होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये रही कुछ बीएनए के साथ ये कि वहाँ पे कोई नियमित रूप से बहुत लंबे समय तक एक आदमी टिक करके निदेशक पद पे नहीं रह पाए। राज साहब भी कई बार आए गए, दूसरे लोग भी बीच बीच में आए गए, कभी किसी को वहां से दूसरी जगह से उसका कार्यवाहक निदेशक बना देते, कभी सचिव बन जाते थे वो निदेशक संस्कृति विभाग। तो एक जो स्मूथ ट्रेलिंग होती है वो नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जैसा था, जो एक बराबर प्रगति करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। थोड़ी बहुत राजनीति भी वहाँ पे हावी हो गई थी, जिसकी की वजह से मैंने रिजाइन भी कर दिया था वहाँ से, अकादमी से। हालांकि राज साहब बहुत नाराज भी हुए थे इस पे मुझ पे, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ राजनीति की वजह से भी बहुत खराब हो गई थी। और ऐसी हालत में मुझे काफी कुछ चीजें उपलब्ध हो जाने के बाद भी मैं भी बहुत कुछ वहाँ पे ज्यादा नहीं कर पाया वहाँ की राजनीति की वजह से। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे बच्चों के लिए राज साहब ने बहुत ही अच्छी रिच लाइब्रेरी उपलब्ध करा दी थी, तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उपलब्ध करा दिए थे, जिन पे जो स्टूडेंट्स थे वो खुद प्रैक्टिकल काम कर सकते थे। और आप तो जानते हैं कि बगैर प्रैक्टिकल काम किए आप महारत नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि एक पूरा थिएटर एक प्रैक्टिकल काम है। और भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी काफ़ी वहाँ पे बन गई थी और हमारे स्टोर में आ गई थी, जिसकी की वजह से हम लोग ने उसकी एग्जीबिशन तक कई बार की। तो ये सारी चीज़ें मिली। और उस समय शुरू में तो इतने गेस्ट लेक्चरर्स नहीं आ पाते थे, लेकिन अब यहाँ की फैकल्टी के अलावा गेस्ट लेक्चरर्स भी बड़े नामी गिरामी आए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखलाई दिया एजुकेशन में। बहुत अच्छी बात सर। सर, आपने नाटक भी बहुत सारे निर्देशित किए हैं, तो किसी खास नाटक के निर्देशन से जुड़ी कुछ खास यादें हमारे साथ साझा करना चाहें? हाँ, मैं 2-3 घटनाएं हैं जो कि बहुत सुखद तो नहीं है, लेकिन मैं ये एक इसलिए इनका जिक्र करना चाहूँगा कि ये थिएटर को बड़ा ग्लैमरस वर्ल्ड माना जाता है, लोग आकर्षित होता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी कुर्बानियां हैं, इसको लोग नहीं देख पाते। 1985 की बात है,
मेरे निर्देशन में एक नाटक का मंचन हो रहा था। जिस दिन नाटक का शो था उस दिन मेरे फादर की तबीयत कुछ खराब हो गई और मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि मैं वहां पे जाऊं। तो मैंने पापा से कहा कि आप की तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज नहीं जाता हूँ, लोग मैनेज कर लेंगे। तो फादर हमारे बहुत ही स्पोर्टिंग नेचर के थे। उन्होंने कहा नो नो, तुम जाओ, द शो मस्ट गो ऑन। मैं गया, शो बहुत अच्छा हुआ, लौट के घर आया, पापा वहां नहीं थे। इसी तरह की एक और घटना मेरे रंग यात्रा के दौरान हुई जिसने मुझको बहुत झकझोर कर रख दिया था। मैं दर्पण संस्था, यहाँ की लीडिंग संस्था है लखनऊ की, उसके लिए अग्नि बरखा का निर्देशन कर रहा था और विश्वनाथ मिश्रा जी की लड़की प्रीति गुप्ता भी उसमें काम कर रही थी। जिस दिन शो था उस दिन पंडित जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो हम लोग डॉक्टर को दिखा करके उनको घर लाए और कहा प्रीति ने कि नहीं पापा मैं नहीं जाती, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे यहीं रहना चाहिए। तो पंडित जी ने भी वही बात कही, नो नो नो, यू शुड गो, द शो मस्ट गो ऑन। हम लोग पहुंचे वहां पे, शुरुआती रिहर्सल करके शो शाम को शुरू हुआ। बहुत शानदार चल रहा था शो। उसमें उनके प्रीति जी के दो दृश्य थे, पहला दृश्य हो चुका था, दूसरा दृश्य चल रहा था। तभी लखनऊ में हमारे एक रंगकर्मी मित्र जितेन मित्तल जी मेरे पास आए और मुझसे बोले पुनीत भाई, पंडित जी नहीं रहे। अब मैं उनकी शक्ल देख रहा था, प्रीति को देख रहा था, उस पे मंच पे काम कर रही थी और दिमाग बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। खैर 2-4 मिनट बाद या 10 मिनट बाद उनका सीन खत्म हुआ, उनको पीछे बुलाया और ये कहकर कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत घर जाओ, और जितेंद्र जी उनको लेकर चले गए। तो क्या क्या कितनी कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है हम लोगों को, ये लोग नहीं समझते। एक ग्लैमरस वर्ल्ड मानकर इसको आकृष्ट हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना का और आपसे जिक्र करना चाहूंगा जिसने कि जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। बिल्कुल। लखनऊ में जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, उसका लखनऊ में भी चैप्टर है। तो उसकी सचिव शशि गुप्ता जी ने मुझे फोन किया कि हम लोग अपने बच्चों के साथ एक प्ले करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट करें। मैंने कभी भी दृष्टिबाधित लोगों के साथ काम नहीं किया था, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। मैंने कहा प्लीज एक बार आप बिल तो लीजिए हम लोगों से। मैंने ठीक है, मैंने दूसरे दिन उनको आने के लिए कह दिया, आइए। वो मेरे घर में आई, उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का भी आया, गोरा चिट्टा, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी, आंखें उसकी बिल्कुल जैसे हिरन जैसी थी, लेकिन वो दृष्टि बधिर था, देख नहीं सकता। वहां बैठ के बात की। इस बीच में मैंने एक काम और किया था। मैंने कहा इन लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी जो कि ये बिल्कुल देख नहीं पाते। तो मैंने कहा कि मैं आधा घंटा अपनी आंख बंद करके मैं घर पे रहता हूँ, देखता हूँ मैं कैसा फीलिंग होता है। तृप्ति जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-3 मिनट के बाद ही एकदम मुझको घबराहट हुई और मैंने आंखें खोल ली। तो मैंने कहा जी इन लोगों के साथ मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मैं बड़ी घुटन महसूस करूंगा। तो दूसरे दिन जब वो आए तो मैंने मना कर दिया उनसे, क्या कि मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको सक्सेसफुली कर सकूंगा। तो उस लड़के का नाम था जो आया था उमेद राणा। तो उमेद बोला सर आप सबके साथ काम करते हैं, एक बार हमारे साथ भी काम करके देखिए, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। क्या बात। तो ये सुनकर
कहीं दिल में मुझको ये चीज बहुत गहरी लग गई। मैंने ठीक है बेटा, मैं करूंगा। उसके बाद मैं उनके इंस्टीट्यूट में गया तो तमाम छोटे बड़े बच्चे दृष्टिबाधित थे, सब देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस जोश के साथ मेरा स्वागत किया और उसके बाद उनके साथ जब काम करना शुरू किया तो उनके अंदर जो जीवंतता दिखलाई दी, उसने मुझे कहा कि इस स्थिति में रह करके अगर ये लोग अपने अंदर इतनी जीवंतता ला सकते हैं तो हमको तो ईश्वर ने सब चीज दे रखी है, तो हम क्यों जिंदगी में निराश हो। तो मुझे एक बिल्कुल नई आशा की किरण जिंदगी में लगी, एक नई सोच के साथ मैंने जीना सीखा। उन लोगों के साथ काम करने में दिक्कत जरूर आई, एक एक जेस्चर वगैरह उनको स्पर्श के माध्यम से बताना पड़ता था। जैसे हमने जगह क्या कर रहे हो, इस तरह से कहा क्या कर रहे हो, तो वो नहीं समझ पाते थे, तो उनके साथ हाथ नीचे रख करके उंगली पे उंगली रख करके यूँ कहते थे इस तरह से घुमाओ। तो इस तरह तमाम चीजें उनको स्पर्श के माध्यम से, अगर कोई और चीजें है तो उनको हाथ से इस तरह से देखा, तैयार हो, हाँ तैयार है, तो हाथ रख के उनके दोनों इस तरह से उनको सिखाया जाता था। लेकिन टू माई अटर सरप्राइज उन्होंने इतना शानदार तरीके से काम किया, इतना शानदार कि कहीं लगते ही नहीं थे कि वो दृष्टिबाधित है। जब उन्होंने केवल एक काम मुझे करना पड़ा था, उनको स्टेज पे आगे की तरफ एक दरी बिछानी पड़ी थी ताकि वो लोग चलते चलते आगे इतना ना निकल आए कि नीचे गिर जाए। जी, एहसास हो जाए कि बाउंड्री कहाँ तक है। पैर से टच जब मूव करते थे, पैर से जैसी दरी आती थी वो पीछे हो जाते थे। बाकी उन्होंने ना ने क्या उनका सिक्स सेंस था कि वो एक एक मूव, एक एक दूसरे के पास जाना, सब बड़ा कैलकुलेटेड उनका हुआ करता था। और मैं उनका कॉन्फिडेंस देख करके इतना ज्यादा आश्चर्यचकित था कि यू विल नॉट बिलीव, मैंने कई कैरेक्टर्स को उसमें से ऑडियंस के बीच से हॉल के अंदर से मैंने एंट्री करवाई और वो बिना किसी चूक के वो मंच तक पहुंच गए। तो ये देख करके मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने कहा अगर ईश्वर एक फैकल्टी ले लेता है तो कुछ और उनके अंदर सेंसेस डेवलप कर देता है। यहाँ पे लखनऊ में विवेकानंद जी पर नेशनल सेमिनार हुआ था, उसमें वो शो हुआ, लोग बिल्कुल अचंभित से उनका काम देख रहे थे। और लखनऊ में रामकृष्ण मठ है बहुत बड़ा यहाँ पे विवेकानंद जी का, तो उनके जो चीफ प्रीस्ट थे महंत जी, वो तो बिल्कुल स्तब्ध से, सब लोग हॉल से चले गए, वो चुपचाप बैठे रहे, आश्चर्यचकित बिल्कुल सम्मोहित से बैठे रहे। और वो चीज मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। ओबरा में आप जानते हैं थर्मल पावर स्टेशन है जी, तो वहाँ इंजीनियर्स का उनका अपना एक क्लब होता है, उनके लिए प्ले डायरेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स में भेजा था, डायरेक्टर्स को भेजा करती थी वो ग्रुप में और दूसरी जगहों पे। तो मैं गया वहां पे और वहां उनके साथ मैंने एक प्ले डायरेक्ट करना शुरू किया। अब वो लोग ऑफिस से शाम को आते थे और उनके साथ तभी काम होता था, दिन भर मैं वहां पे बेकार बैठा रहता था। तो मैंने उन लोगों से एक दिन कहा कि देखिए गर्मियों की छुट्टियां हैं, मैं दिन भर फ्री रहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो दिन में अपने बच्चों को हमारे पास भेज दीजिए, तो मैं उनके साथ एक वर्कशॉप कर लूँ, उनके साथ भी एक नाटक तैयार करूँ। सबको ये चीज बहुत पसंद आई। बच्चे आना शुरू हुए और उनके साथ काम भी शुरू हुआ। एक छोटे बच्चे के साथ उसकी बड़ी बहन आया करती थी, वो जब आती थी तो आके बहुत गुमसुम सी रहती थी, उसको आके नमस्ते उससे करें तो वो बस इतना करके और पीछे चुपचाप जाके बैठ जाया करती थी और कुछ किसी से बातचीत वगैरह नहीं करनी। तो मुझे उसके बिहेवियर बड़ा ताज्जुब होता था, ऐसा क्यों कर रही है। मैंने एक दिन उनके पिताजी से पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है, ये इतनी गुमसुम क्यों रहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो बोले सर अब आपसे क्या छुपाना, आपसे तो इतनी प्रगाढ़ता हो गई है, एक्चुअली मेरी मदर को लड़कियां पसंद नहीं है और वो उसको बराबर कर्ज करती रहती है, बराबर कुछ ना कुछ ताने दिया करती है, जिसकी चोट से ये जो है
इतनी गुमसुम हो गई है। तो मैंने कहा कि अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने इस काम के साथ इसको इन्वॉल्व कर लूँ। कहा हाँ जरूर, बहुत अच्छा। मैंने उस लड़की को दूसरे दिन बुलाया अपने पास। मैंने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है थोड़ी। इतने सारे बच्चों को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ अगर तुम हेल्प कर दो तो मुझे बड़ा आराम मिलेगा। तो उसने जवाब दिया, बस इतना। तो मैंने कहा देखो बेटा, ये सीन मैंने ब्लॉक करा दिया है, इसको तुम हॉल में पीछे ले जाओ और वहां बच्चों के साथ इसकी प्रैक्टिस करो। वो लेके गई और बच्चों के साथ प्रैक्टिस किया। मैं कनखियों से देखता भी जा रहा था अपने काम के दौरान। उसने बड़े अच्छी तरीके से बच्चों के साथ वो चीज तैयार करवाई। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ और नाटक जब पूरा ब्लॉक हो गया तो मैंने पूरा रन थ्रू उस पर छोड़ दिया और वो करने लगे। और यू विल नॉट बिलीव, शो के दिन मैं नीचे था, वो मंच पर थी। क्या बात। तो ये चीजें हैं जो कि थिएटर में इतनी पावर है जो कि पर्सनैलिटी डेवलप कर सकती है। जरूरत है उसको यूज करने की। उन दृष्टिपथित लोगों के साथ काम करने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत एक उत्साह आ गया और मैं उनके साथ और आगे काम करने के लिए बहुत लालायित होने लगा। मैंने उनके साथ कबीर नाटक का मंचन किया और कबीर नाटक में और इतना ज्यादा मेरे अंदर आत्मविश्वास डेवलप हो गया था कि मैंने गिरगिट जैसे नाटक को, चेखव का जो नाटक था, मैंने कहा तो एक ही टाइप के धार्मिक और उस तरह के नाटक इन लोगों के साथ मुख्य धारा के साथ जोड़ के इनके साथ काम किया जाए। तो मैंने चेखव तक एक गिरगिट नाटक उनके साथ किया जिसपे लोगों को हंसा हंसा के उन्होंने दंग कर दिया। तो मैं कबीर का जिक्र कर रहा था। कबीर नाटक मैंने कुछ और नाटकों को जोड़ करके तैयार किया था। तो उसमें इतना उन लोगों ने प्रभावशाली एक्टिंग की थी और अब तक वो इतने तैयार हो चुके थे कि किस एक्टर के पास कैसे जाना है, प्रोफाइल में खड़े होना है कि 3/4 में खड़े होना है या किस पोजीशन में खड़े होना है, कहाँ बैठना है, कहाँ हमारा ब्लॉक रखा है जिस पे जाके हमको बैठना है। इन सबको बहुत अच्छी तरह से वो लोग ट्रेंड हो गए थे और मंच में भी मैंने उनका काफी अभ्यास करा दिया था। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। अब जो यहाँ पे एस.सी. वर्मा जी, जस्टिस एस.सी. वर्मा जी, वो जब भी मिलते हैं कहने हैं कि उन लोगों के साथ एक बार फिर से तुम नाटक करो। और अभी हाल ही में हमारे बीच से बिलाय जाफरी साहब चले गए। वो उस नाटक को देख कर मंत्रमुग्ध थे, कबीर को देख करके। और वो जैसे प्ले खत्म हुआ, मंच पे आए, कुछ नहीं कहा, अब खींच लिया मुझको अपने साथ। ये क्या किया तुमने। सुंदर। तो बहुत बड़ी बात थी इतने बड़े डायरेक्टर द्वारा ये चीज कहना। बहुत पसंद आया था मुझे। और उसके बाद भी अभी एक विदूषक मैंने नाटक किया था, उसमें भी उनको वो बहुत पसंद आया था। मंच पे आके उन्होंने मुझको बहुत अप्रिशिएट किया और बोलते हुए उन्होंने कहा स्टेज पे कि जिसने पुनीत का कबीर नहीं देखा है दृष्टिबाधित बच्चों के साथ, उसने कुछ नहीं देखा। ये तो हुए सर आपके अनोखे अनुभव। कभी ऐसा भी रहा किसी नाटक को डायरेक्ट करते समय बहुत चुनौतियां आई हो या वो नाटक ही बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा हो? एक चुनौती मेरे साथ बहुत जबरदस्त, एक इंटरेस्टिंग तरह से आई जी। पहले। उस समय तक उत्तराखंड नहीं बना था जी। और संस्कृति विभाग जो था वो वहाँ पे उत्तराखंड में भी लोगों को, डायरेक्टर्स को भेजा करता था वहाँ जाके लोकल ग्रुप्स के साथ मिलकर के, रंगकर्मियों के साथ मिलकर के नाटक तैयार करने के लिए। तो एक बार मुझे भेजा गया था अल्मोड़ा। वहाँ मैं लोकल आर्टिस्ट के साथ नाटक तैयार कर रहा था, 2 नाटक तैयार कर रहा था। और 1.5 इंच ऊपर और उत्तर युद्ध।
और बहुत अच्छी तरह से वो लोग चीज़ों को सीख रहे थे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। उन दिनों साथ ही साथ एक उत्तराखंड का आंदोलन भी चल रहा था बहुत ज़बरदस्त, जी। और उस आंदोलन के दौरान ही मेरठ में या वहीं कहीं पे गोलीबारी हो गई थी, जिसमें कई आंदोलनकर्ता जो थे वो मारे गए थे। अच्छा। तो इस पे सब लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे और वो सब रिहर्सल वगैरह छोड़-छाड़ करके चले गए, और बहुत गुस्से में। मुझे बहुत तकलीफ हुई ज़हनी तौर पे, क्योंकि 2 रोज़ बाद शो था उसका, और इतनी मेहनत वहाँ एक तरह से हमारे लिए परदेश जैसा था, दूसरी जगह रह कर के 1 महीना मैंने काम किया और अब सब व्यर्थ हो गया था। मैं बहुत ही निराशा की भावना के साथ नीचे उतर कर के रेस्टोरेंट में गया और मैंने ईश्वर से कहा, मैंने कहा कि ईश्वर कुछ कीजिए, वरना ये सारी मेरी मेहनत बेकार हो गई। वहाँ खाना खाने रेस्टोरेंट में गया, खाना खा रहा था, तभी देखा सारे लड़के लौट कर के आए, कहा नहीं सर हम लोग काम करेंगे। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने 1 महीना बहुत मेहनत की है, सर ने 1 महीना बहुत मेहनत की है, तुम लोग शो पूरा करो और शो करके तब आके आंदोलन से जुड़ो। तो किस तरह से चीज़ें अपने आप अ, करवट लेती रहती है और किस तरह से प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, ये लोग नहीं समझ सकते। सर आप एक लेखक भी हैं, तो लेखन की प्रेरणा किससे मिली? कैसे रुझान हुआ लेखन का, या उससे जुड़ी कोई यादगार बातें, किस्से? लेखन में मेरा बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन परिस्थितियों-वश मुझे कई बार ऐसे विषय मेरे पास आए, जिन पे मुझे नाटक लिखना था, वो नाटक करना था, लेकिन उसकी कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं थी। तब मैंने उन चीज़ों पे रिसर्च करके और नाटक लिखे और उनका मंचन किया। बेसिकली मैं लेखक अपने को नहीं मानता हूँ, हालाँकि कई नाटक लिखे हैं। सर आपने कुछ फ़िल्मों में या टेलीफ़िल्मों में भी अभिनय किया, उसका अनुभव कैसा रहा? कुछ वो भी हमारे साथ साझा करें। मैं जुनून फ़िल्म का ज़िक्र करना चाहूँगा, बिल्कुल। श्याम बेनेगल की जो थी। उन दिनों मैं टॉ में ही था, और राज साहब ने और लखनऊ में उसकी शूटिंग, लखनऊ, मलियाबाद वगैरह, काकोरी वगैरह में उसकी शूटिंग चल रही थी। 2.5 महीने तक करीब चली थी। तो मैं इस मीडिया को अच्छी तरह से समझ सकूँ, इसलिए राज साहब ने मुझे श्याम बेनेगल जी के पास ले गए और कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि लड़का इस मीडिया को समझे। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी राज साहब ने उपलब्ध कराई, जिसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी हूँगा। तो उनके साथ मैं 2.5 महीने पूरा उस मीडियम को समझता रहा। एक दिन वो उसमें पिक्चर की शुरुआत में एक नातिया कलाम है। वो नातिया कलाम उन्होंने यहीं लखनऊ में ही ऑल इंडिया रेडियो में जाकर रिकॉर्ड किया था। तो उस पिक्चर की शुरुआत ही उसी नातिया कलाम से होती है। तो उसमें जब वो रिकॉर्ड करके आए और हम लोग सुन रहे थे उसको उनके साथ बैठ कर के, तो मैंने उनसे एक चीज़ कही, मैंने कहा, "सर ये बहुत अच्छा नातिया कलाम अ, आप रिकॉर्ड करवा के लाए हैं, क्योंकि इसमें अनावश्यक मुर्कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो एक सैंक्टिटी है वो बनी हुई है।" उन्होंने कहा, "वेरी गुड, तुमने बहुत सही चीज़ पकड़ी। मैंने डेलिबरेटली इसको कट करवाया है। अब तुमने इतनी अच्छी बात कही है, तो तुम इसमें एक्ट भी करूँगा।" तो मैंने कहा, "सर मैं बिल्कुल भी कभी मैंने किया नहीं है और ना मेरी इच्छा है और मेरी हिम्मत है।" तो उन्होंने कहा, "कैमरे को फेस करने से डरते हो क्या?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं ऐसी बात है, तब करोगे।" और उस नाते कव्वालों का एक दल बैठा हुआ है, जिसमें उस समय के यहाँ के थिएटर के बहुत मशहूर आदमी अमजद खान साहब, जिनकी जी। वाइफ काफ़ी दिनों तक बीने में रही हैं, नज़मा जी। तो वो थे एक साइड में, एक तरफ मैं था, और एक और साथी हमारे थे, राजेंद्र निगम साहब। ये लोग, हम लोग उस नातिया कलाम को गाने के लिए बैठे, और इस तरह से अनायास ही उस फ़िल्म में मैं प्रवेश कर गया। वो पिक्चर की शुरुआत ही मेरे फेस से होती है। 2 टेलीफ़िल्में भी डायरेक्ट की हैं। एक स्मृति नाम की थी जो पोलियो के ऊपर थी, और एक इश्क रबद
जो कि एक प्रणामी संप्रदाय हैं, उनके लिए टेलीफिल्म तैयार की थी इंटरनेशनल उनके ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो स्मृति को जब मैं डायरेक्ट करने के लिए पहुंचा तो उनके प्रोड्यूसर ने बताया कि जो हीरो था उसने मुझे धोखा दे दिया और वो भाग गया, उसको एक बेटर ऑफर मिल गया तो वो चला गया। यहाँ सब तैयारी हो चुकी है। मैंने कहा फिर? कहा सर आप बुरा ना माने तो एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा बोलिए। कहे ये रोल आप कर लीजिए। अब अनएक्सपेक्टेडली डायरेक्ट कर रहा था मैं और उसमें रोल भी करने को मिल गया, तो बहुत ही थोड़ा नर्वसनेस जरूर हुई थी उस समय क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी सबने मिलकर के उसको बहुत अच्छे से तैयार किया और उसका कई बार लखनऊ दूरदर्शन से प्रसारण भी हुआ। सर आप एक लाइट डिजाइनर भी रहे हैं, बहुत सारे नाटकों में आपने खुद लाइट डिजाइन करी है, तो उसके साथ के कुछ अनुभव अगर आप बताना चाहें। हाँ, लाइट मैंने करीब 125 प्रस्तुतियों के लिए, नाट्य प्रस्तुतियों के लिए, नृत्य प्रस्तुतियों के लिए डिजाइन की है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था, जबकि मैं काफी मुसीबत में फंस गया था। हुआ यूं कि ये 1989 की बात है। उस समय जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है उसका जो सम्मान समारोह होता है वो लखनऊ में हुआ था, रविंद्रालय में। और उसमें पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए और पूरा सब मुझको जिम्मेदारी सरकार ने दी थी। तो मैंने उसके लिए काम करना शुरू किया और काफी उस समय रविंद्रालय की लाइटिंग अरेंजमेंट में चेंजेस भी करवाए, नया बूथ बनाया, काफी कुछ काम किया जी। और जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन भी मैंने सारी लाइट्स वगैरह कंप्लीट करके मैं चेंज करने के लिए चला गया। इसी बीच में जो प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के लोग थे वो वहां पे आए, उन्होंने पर्दा बंद करवा के दिखाया कि एक बार पर्दा बंद करके दिखाइए। वो चेक करते होंगे उसमें, वो पर्दा झटके के साथ किया गया या क्या हुआ, उसमें एक लाइट जरा सी हिल गई। उस लाइट के हिल जाने से उन्होंने कहा नो नो नो, ये लाइट गिर भी सकती है। उन्होंने जितनी फर्स्ट स्पॉट बार पर लाइट्स थी सारी उतरवा दी। अच्छा। जब मैं लौट करके आया वहां पे तो देखा कोई लाइट वहां पे नहीं थी। मैं बड़ा परेशान, लेकिन किसी तरह मैंने एफओच की लाइट से और दूसरी लाइट से किसी तरह काम मैंने उस दिन का चलाया। तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि आपको किसी तरह से काम निकालना पड़ता है। सर आपने सम्मान समारोह की बात करी, वहीं से मुझे बात याद आई कि आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सम्मान से लेकर बहुत सारे पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो आप अपने आप को अब कहाँ देखते हैं, क्या नई तैयारियां हैं अब आपकी? ये सम्मान भारतीय नाट्य अकादमी का और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मुझे मिला है और मैं उन लोगों के लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। लेकिन जो सुख, ये आप ही एक्ट्रेस है और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से रंगकर्मी होने के नाते, जो सुख ऑडियंस की तालियों में मिलता है वो और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों का, दर्शकों का बहुत प्यार मिला है मुझे हर तरफ, हर जगह, और लोग प्रस्तुतियों को याद करते हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर आप अकादमी में आने वाले नए कलाकारों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं दो चीज कहना चाहूंगा। मेहनत है बहुत, देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत से ही सफलता मिल सकती है और जो भी लोग सफल हुए हैं अगर आप देखें उनको तो उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत हुआ करती, बहुत कड़ी मेहनत उन्होंने की है। और दूसरी चीज, पढ़ें जरूर। लोग समझते हैं कि बस एक्टिंग में हाथ पैर चला दिए, डायलॉग जरा ऊंचे नीचे करके बोल दिए तो सब तैयारी उनकी हो गई। नहीं, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है। और जबकि हम लोगों को तो उपलब्ध नहीं होता था उस समय, ना ही गूगल वगैरह पे इस तरह की चीजें अवेलेबल होता थी, लेकिन आज तो गूगल पे भी अवेलेबल है और अकादमी की लाइब्रेरी भी बहुत रिच लाइब्रेरी है। तो रास्ता में एक एक जगह से ढूंढ ढूंढ के, जैसे कहते हैं ना, नगीने चुन चुन के लाए थे, उस तरह से वहां पे किताबें जो कहीं देखने को आसानी से मिलती नहीं है, तमाम किताबें तो उन्होंने विदेशों से मंगवाई। इन किताबों को अगर हम लोग
थोड़ा सा भी ध्यान दें, थोड़ा भी टाइम दें, तो हम अपने को बहुत एनरिच कर सकते हैं और बहुत अपने को तैयार कर सकते हैं। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है कि रंगमंच में बहुत बदलाव आया है? आपने जो अपने समय से शुरुआत करी 60 के दशक से, 70 के दशक से और आज के समय में बहुत कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी रंगमंच कहीं पीछे छूटा हुआ है लोगों से। अभी भी पहली प्रायोरिटी चाहे देखने की हो, चाहे करने की हो, वो फ़िल्म या टीवी या सीरियल वगैरह होते हैं। तो क्या ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि अभी भी नाटक को पीछे छोड़ती हैं, या क्या ऐसे प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं जो नाटक को बढ़ावा मिले? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि क्वालिटी होनी चाहिए काम में। क्वालिटी, अब मैं आपको एक पुराना किस्सा बताता हूँ। लखनऊ के पुराने चौक में एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, राम आसरे। शहर से, नए शहर से बहुत दूर होती थी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि हम लोग कई किलोमीटर चल करके उसके जाते थे और मिठाई लेकर के आते थे। आज भी हम अगर अच्छा काम प्रस्तुत करेंगे, शॉर्टकट से नहीं बल्कि मेहनत से प्रस्तुत करेंगे, उसको सोच के उस पर एक थॉट देते हुए, तो लोग जरूर पसंद करेंगे। मैंने आज भी देखा है कि कई बार लोग हम लोगों के नाटक, चाहे वो मेरा रहा हो, चाहे वो सुरमोहन का रहा हो, चाहे और तबल्याल साहब का रहा हो, ये जो भी संगम बोगुणा वगैरह के हों, लोग क्वालिटी होने की वजह से, मित्तल साहब हैं, तो इन लोगों के नाटक सीरियल्स के बावजूद, फिल्म्स के बावजूद हॉल में देखने आते हैं और हाउसफुल शोज जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं, हर एक आदमी को, जिसको हम दर्शक को समझते हैं, इसे तो जो दिखाएंगे वो स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं है। आज अच्छे सीरियल्स देखे, अच्छी पिक्चर्स देखे, कलापूर्ण चीजें देख करके आज दर्शक की आंखें बहुत ज्यादा शिक्षित हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुकी हैं। वो अच्छा काम क्या है ये समझती हैं, और उनके सामने जब अच्छा काम नहीं जाता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देती हैं। होता यह है कि अगर 100 प्रस्तुतियां हुई, उसमें 5 प्रस्तुतियां तो बहुत, या 10 प्रस्तुतियां बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई, जिसने दर्शकों को जोड़ा, लेकिन उसका 90 जो परसेंट प्रस्तुतियां होती हैं वो बहुत अचकची होती हैं, जिससे दर्शक फिर भाग जाता है। तो जरूरत है क्वालिटी प्रोडक्ट की। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट रखेंगे तो जाहिर सी बात है लोग देखने आएंगे। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इस संबंध में, हो सकता है कि हमारे कुछ बुजुर्ग साथियों को ये बुरा भी लगे, लेकिन बहुत से मैंने अपने सीनियर कलाकारों को, अपने हम उम्र कलाकारों को ये कहते सुना, अरे आजकल के लड़के तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और हमारे जमाने में हम ये करते थे, वो करते थे, इस तरह की बातें कहते हैं। मैं इस बात से सहमत कतई नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आज समय बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा है जबकि हम तखत लगा करके और पर्दे खींच करके नाटक करते थे। आज हमारे पास इसके संबंध में इंटरनेट पे सामग्री उपलब्ध है, दूसरी जगह पे सामग्री, और सबसे बड़ी मुझे आज की जनरेशन से जो देख के इनके काम को खुशी होती है कि ये लोग, इनके अंदर एक कंफर्ट जोन वाला मामला नहीं है कि जो लिखे लिखा है बड़े नाटककारों के नाटक है उनको कर दिया, बल्कि ये लोग खुद नए कंटेम्प्रेरी इश्यूज को चुनते हैं और उस पर खुद लिखते हैं। और मैंने देखा कि जो नई पीढ़ी है बहुत सार्थक काम कर रही है। दोनों तरह के काम होते हैं, कुछ अधकचरे भी होते हैं, लेकिन जो सोच है उनकी, वो एक नई सोच है। नई सोच के साथ आज के प्रॉब्लम से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है और मैं बहुत होपफुल हूँ फ्यूचर में थिएटर के लिए। सर, अकादमी की नीतियों और कार्य समितियों का कैसे निर्माण होता है, या सरकार का इसमें कितना और कैसे योगदान होता है, इसके बारे में कुछ बताना चाहें? मुझे अब इस बात की खुशी है कि इस समय जो मौजूदा सरकार है उसको इसके बारे में सोचने का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। क्योंकि अभी तक मैं ये देखता था कि थिएटर को एक, चूंकि इसमें कोई उनके लिए सरकार पे असर नहीं पड़ता है, इसके काम से ये अगर कोई अकादमी जिंदा रहती है खत्म हो जाती है, इससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था, इसीलिए इस पर वो उतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन अब
नई सरकार ने आकर के जो इस पे खास तौर से इनकी समस्याओं पे ध्यान देना शुरू किया है। अब जैसे सबसे बड़ी चीज मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ये हसरत थी, और मैंने कई अकादमी में कई मीटिंग्स में भी ये कहा कि जैसे एसएनए का एक आर्काइव है, वैसे ही यहाँ अकादमी का भी अपना एक आर्काइव बनना चाहिए। हमारे पास इतने एक्सपर्ट गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं यहाँ पे, उन सबको यहाँ इंटरव्यू करके और उसका रिकॉर्ड रखा जाए लाइब्रेरी में, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा यूजफुल होगा। लेकिन इस पे अफसोस की बात की कुछ अभी तक काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये जो एक नया तरीका आप लोगों ने चुना है, मैं इसके लिए अकादमी के सभी लोगों को, शासन के सभी लोगों को और मंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूंगा कि इस तरह से हमारी एक बहुत रिच आर्काइव तैयार हो रही है, जिसमें तमाम लोगों के अपने अनुभव जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे भावी पीढ़ी के बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। सर, आपसे बात करते हुए हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि एक नई सोच के साथ ये लोग चीजों को एक नए तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अकादमी के निदेशक, संस्कृति विभाग के निदेशक, संस्कृति विभाग के सचिव और माननीय मंत्री जी, इन लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो इस बात से मुझे उम्मीद है कि अब कुछ और बेटर काम होगा और हो रहा है इस तरह से, और जल्दी इसमें और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, जो मैं समझता हूँ शायद अवश्य होगा। सर, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इतने अनोखे अनुभव और एहसास हमारे साथ साझा किए, हमें बहुत खुशी मिली। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।